नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे। अब हिमालय पर्वत के प्रमुख भाग जिनका मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, जो हिमालय पर्वत के 4 प्रमुख भाग होते हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में आपको जो बताया था वो लघु हिमालय आपको बताया था, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। आज जो हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा शिवालिक। ये हिमालय पर्वत का सबसे अंतिम भाग है और इसके बाद हम लोग जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है इसे ही हम लोग नवीन भाग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमालय का जो सबसे नवीन भाग है। अगर हमसे कोई बात करता है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक नवीन पर्वत है। और कैसा है? क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। मतलब अभी आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ते तो पहले हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर पढ़ते थे और अभी कुछ समय पूर्व 8,850 मीटर हो गई। मतलब 2 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हिमालय एक नवीन पर्वत है जिसका आकार मतलब जिसकी आकृति बढ़ रही है। ये इसका विस्तार बढ़ रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है। तो और उसके अंतर्गत अगर हम किसी भाग की चर्चा करेंगे तो शिवालिक पर्वत की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिमालय पर्वत का एक भाग है और हिमालय का सबसे नवीन भाग है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो आपके 4 देशों में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की जो बात थी, भारत में जम्मू एंड कश्मीर से आपके अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत यहां तक था, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में नंगा पर्वत ये इसका विस्तार प्रमुख रूप से था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिमालय का जो विस्तार है, प्रमुख रूप से जो विस्तार, अगर देश की बात करेंगे चाइना में यहाँ हिंद कुश पर्वत से और यहाँ कैलाश पर्वत, ये आपका चाइना का विस्तार है। इसके अलावा जो ट्रांस हिमालय है आपका, जो सबसे हिमालय का पुराना भाग है, उसका विस्तार अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में भी है, आपका लेह लद्दाख में भी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका पीओके में भी है। और जो आपकी जो चोटी है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, अगर इसकी बात करें तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान, क्योंकि इसका पाकिस्तान में भी हिस्सा है, ये भारत की ना होकर मतलब पाकिस्तान में सबसे ऊंची चोटी है। और अगर इसके अलावा अगर हमसे भारत की बात करता है तो भारत में सिक्किम में कंचनजंगा है आपकी, तो ये है। उसके अलावा आपका जो राकापोशी है, यहाँ पे ढालनुमा आकृति है, यहाँ राकापोशी पर्वत है जो एकमात्र सबसे नुकीला और सबसे ढालदार पर्वत है। तो ये कुछ बेसिक बात थी आपकी। लास्ट की क्लास जो हुई थी उससे हमारे कुछ रिव्यूज थे। अब जो आज हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे शिवालिक पर्वत की। अब शिवालिक पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो लगभग आपके नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तर भारत में। सबसे ज्यादा इसका विस्तार उत्तर भारत में है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी चीजें पढ़िए, ये टॉपिक जब भी पढ़ा करिए, पर्वत है, आपकी नदियां हैं, या कोशिश करिए भौगोलिक स्थिति जब भी किसी चीज की पढ़ें तो साथ में मैप जरूर रखें, भारत का मैप। या अगर आप नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का मैप होना चाहिए। अगर आप उत्तर भारत पढ़ रहे हैं तो उत्तर भारत होना चाहिए, या पूर्वोत्तर पढ़ रहे हैं या आप दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं तो सबके मैप अलग अलग आते हैं। यदि आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं बुक सेलर से, और या फिर आप सिंगल मैप भी ले सकते हैं जिसमें भारत का, लेकिन कोशिश करिएगा मैप बड़ा लीजिएगा जिसमें आपको भरने में आसानी हो और बार बार भरने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं देखिए उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहां से जैसे उत्तर भारत की हम लोग बात करते हैं, उत्तर भारत का मैप सबसे पहले मैप की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ मैप, इसकी आकृति कुछ इस तरीके से है। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो ये यहां से अगर हम बात करें तो ये एरिया आपका सिक्किम है, जबकि ये वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल है, ये आपका सिक्किम, ये एरिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां मैंने आपको बताया था कि यहां आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ नामचा बरवा पर्वत है। तो नामचा पर्वत जो है, इसके बाद जो ये भाग हमारा है, ये भाग हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब अगर इसकी बात करें, अगर कोई हमसे पूछता है कि कितने राज्यों में इसका विस्तार है, भारत के कितने राज्यों में, तो देखिए सिक्किम में जो कंचनजंगा है उसके बाद से इसका विस्तार चालू हो जाता है भारत में, और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका विस्तार सबसे पहले सिक्किम, फिर आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आपका नागालैंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां मणिपुर के बाद अगर हम बात करें तो यहां आपकी मिजोरम,
देखिए ये मैप बनाया जा रहा है, बिल्कुल डिट्टो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये समझाने का एक तरीका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा के बाद अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा के बाद मेघालय, जबकि स्थिति ऐसी आएगी यहाँ त्रिपुरा होगा, यहाँ मेघालय होगा और इस जगह आपका असम होगा, ये आपका असम है। तो अगर हम बात करें मेघालय की, देखिए यहाँ से हम बात करते हैं जो प्रमुख रूप से है, और उसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम मैंने पूर्व में आपको बताया। तो जो आपके शिवालिक पर्वत श्रेणी है इसका जो विस्तार है भारत के कितने राज्यों में है, तो नॉर्थ ईस्ट के तो जो 7 प्रमुख राज्य हैं देखिए उसमें तो इसका विस्तार है। उसके अलावा सिक्किम और आपके वेस्ट बंगाल यहाँ पे भी इसका विस्तार है, और सिक्किम में अगर आपसे सबसे ज्यादा विस्तार पूछा जाता है तो आपको याद होगा यहाँ मेघालय। मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय में प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया था कि मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं, और इसमें अगर बात करें क्योंकि मेघालय इसलिए आ जाता है इंपॉर्टेंट। मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो आपकी मेघालय में होती है। सबसे अधिक वर्षा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस शहर में होती है तो मौसिनराम, या बहुत लोग इसको मासिनराम भी बोलते हैं। मेघालय में ही ये जगह है, और कहां पे है तो आपकी खासी पहाड़ी पे है। गारो, खासी, जयंती जो 3 पहाड़ियां हैं इसमें जो आपकी मिडिल में है। और ये याद रखिएगा कि ये 3 जनजातियां भी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजाति भी है वहां की, जिसे हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, इंग्लिश में एसटी बोलते हैं। जबकि एससी आपका शेड्यूल कास्ट होता है। तो ये एससी और एसटी में फर्क जरूर रखिएगा। ये तीनों आपकी जनजातियां एसटी में आती हैं। और आपकी जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर ही आपका मौसिनराम शहर है, और इस शहर में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यदि कोई हमसे पूछता है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है तो वो है आपका खासी पहाड़ी पे स्थित मौसिनराम शहर, जहां पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और शिवालिक पर्वत की अगर बात करता है, शिवालिक पर्वत कैसा पर्वत है, तो शिवालिक पर्वत एक नवीन पर्वत है जिसका सबसे ज्यादा विस्तार भारत में उत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया आता है, आपको याद होगा। और यहाँ पे अभी आपको पता होगा ये सिक्किम है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कुछ सिचुएशन इस तरीके से है, यहाँ से वेस्ट बंगाल आपका है, उसके पूर्व में आपका नीचे उड़ीसा है। तो ये चीजें हैं, जब भारत का मैप पूरी तरीके से आप लोगों को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें, इसके अलावा आपका ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ये भी प्रमुख रूप से है। और यहाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जब हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे तब हम लोग नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। ये हमारी उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने प्रमुख रूप से आपका हिमालय पर्वत, यहाँ से हमारा हिमालय टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो वो आप सभी अपनी क्वेरी हमें किसी भी माध्यम से, आपके पास सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सभी का लिंक भी आपको दिया जा चुका है। तो यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा प्रमुख रूप से टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं। टॉपिक है आज हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए अरावली पर्वत की अगर हम बात करते हैं, अरावली पर्वत की बात करें तो यहां से एक चीज देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई चीज टॉपिक पढ़ा करिए तो सबसे पहले 2 चीज आपके माइंड में, क्यों, कब, कैसे। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में ये 3 चीजें जरूर आनी चाहिए कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज आपके पास होनी चाहिए हमेशा माइंड में। जब भी कोई नया टॉपिक पढ़े तो जैसे भी कोई चीज डिस्कस करे या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें ये चीज याद रखिएगा कि तुरंत ये चीज याद आ जाए आपके माइंड में, तुरंत आएगा। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं कि यार ये चीज कैसे हुई, ये कब हुआ, क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हो गया, तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो आज हमारा टॉपिक है। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण जो हुआ था आपका, वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन कॉल।
लगभग 5 अरब साल पहले। अगर इसकी बात करें तो लगभग 5 अरब साल पहले। वर्ष पूर्व। तो यदि देखिए ये 5 अरब की संख्या बहुत होती है। अब अगर यहां से क्वेश्चन आया कि क्यों, तो क्यों का आंसर ये है कि जब हम बात करते हैं इसकी प्री कैम्ब्रियन काल की बात करते हैं, यहां पे जब आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, तो उसके बाद से 5 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। इसलिए अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देखिए जो है ये आपका अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, तो आपका अवशिष्ट पर्वत है। क्यों है इसका रीजन अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों है। देखिए अरावली पर्वत जो है इस समय की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई बची है वो 600 से 900 मीटर ये बची है, क्योंकि इसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, इसलिए ये अवशिष्ट के रूप में जाना जाता है। और यहां याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी, मतलब सबसे ओल्ड, अगर आपसे ओल्डेस्ट पूछता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो आपकी माउंटेन रेंज है कौन सी है, तो वो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। और जब पूरी दुनिया की, मतलब विश्व की सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है, तो फिर भारत की भी सबसे पुरानी वर्तमान श्रृंखला है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। देखिए ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि इसका निर्माण कब हुआ, तो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल के समय हुआ था। वर्तमान में कैसा पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। और ये क्योंकि इसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जो पर्वत जैसे पर्वत अगर हम जानते हैं तो पर्वत कुछ इस तरीके से बने होते हैं, या बहुत लोग ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये क्षरण धीरे धीरे ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, मतलब इसकी धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है और ये धीरे धीरे मिट्टी के स्वरूप में आता जा रहा है। तो इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अब यहां से बात करते हैं इसके विस्तार की। तो आपको मैंने बताया कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। पूरी दुनिया की विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विश्व के साथ साथ भारत की भी सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। अब इसके विस्तार की हम लोग बात करते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कुछ इस तरीके से है। इसका विस्तार इस तरीके से क्यों है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, अगर इसकी बात करें उत्तर पश्चिम में, तो बात इसलिए होती है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है इसका विस्तार कुछ इस तरीके से, मैंने आपको बताया था जब हिमालय पढ़ाया था तो मैंने बताया था हिमालय एक वलित पर्वत है कि इस तरीके से एक चाप, अर्धचंद्राकार आकार का एक चाप बना हुआ है, इस तरीके से हिमालय की आकृति है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसकी भी आकृति वलयाकार है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, तो वलयाकार, इसकी आकृति कैसी है, तो वलयाकार है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। देखिए इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां बात करते हैं इसका विस्तार जो है, विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट देखिए ये इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रमुख रूप से 3 पढ़ेंगे, जबकि इसके अलावा मैं बताऊंगा कि 4 राज्यों में है। तो यहां दिल्ली है आपका, यहां आपका राजस्थान है, राजस्थान, और यहां आपका गुजरात। क्यों है, आप देखिए बात करते हैं यहां से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले विस्तार की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है प्रमुख रूप से दिल्ली और गुजरात के मध्य है, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। और दिल्ली से ही इसका बिल्कुल आप समझ के चलिए, जैसे हम 100% कोई चीज मानते हैं तो 100% में 3 से 4% केवल हरियाणा में इसका विस्तार है। हरियाणा में इसका विस्तार क्यों है, क्योंकि ये धीरे धीरे यहां से दिल्ली में जब रायसीना हिल्स से निकल के गया है तो कुछ भाग इसका हरियाणा में गया हुआ है, तो इसलिए 3 से 4% भाग जो इसका है वो हरियाणा में है। तो अगर प्रमुख रूप से हमसे कोई पूछता है कि इसका विस्तार कितने जो है राज्यों में है भारत के, तो भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है, 4 राज्यों में। ये आपके सीजीएल का क्वेश्चन है। अरावली पर्वत का जो विस्तार हुआ है वो आपके भारत के 4 राज्यों में हुआ है। कहां, हरियाणा से गुजरात के बीच, जिसमें आपका प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा विस्तार आपका राजस्थान में है, जबकि सबसे कम विस्तार की अगर हम बात करें तो हरियाणा में है। देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान और सबसे कम आपके हरियाणा में है। अब बात करते हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो सभी लोगों को पता होगा दिल्ली में इसका विस्तार जो है, दिल्ली में बहुत थोड़ा विस्तार है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो राज्य सत्ता से निर्धारित है।
राज्य सत्ता से निर्धारित इसलिए है कि दिल्ली में जो इसका विस्तार है, दिल्ली में जो एक जगह है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो रायसीना हिल्स का कोई दूसरा नाम नहीं है, रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है जिसे दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? और यही याद रखिएगा क्योंकि यही एकमात्र जगह ऐसी है जहां पे वाटर मिला है आपका, मतलब दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जल सप्लाई होती है वो इसी आसपास के क्षेत्र से होती है। तो ये रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का एक ऐसा भाग है जहां पे वाटर फाउंटेन और वाटर पूरे तरीके से अवेलेबल था, क्योंकि पर्वतों में जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जब ऊपर से नदियां आती हैं तो वो झरने के रूप में नीचे आती हैं, इसलिए वहां पे हमें लगता है कि जब जो है पानी बहुत ज्यादा है। जबकि वर्तमान की बात करें तो रायसीना हिल्स में इस श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो उसमें से जो आपके जल की मात्रा है वो आपकी रायसीना हिल्स में सबसे ज्यादा है। अब रायसीना हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? भारत के लिए तो विशेष महत्व रखता है। क्यों? आपको याद होगा कि रायसीना हिल्स पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन भारत की जो सबसे सुंदर इमारतें हैं उसमें से एक अहम राष्ट्रपति भवन है। क्यों है? अब इसके बारे में बेसिक जानकारी कुछ आपके टॉपिक से अलग क्यों है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति भवन की बात आई तो कब, क्यों, कैसे तुरंत माइंड में हिट हुआ कि ये क्यों है, सबसे अच्छा क्यों है, किस लिए है और कैसे हुआ। तो इसकी बात करते हैं। देखिए, जब दिल्ली में आपके रायसीना हिल्स पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराया गया। अब क्यों कराया गया राष्ट्रपति भवन का निर्माण? क्योंकि और भी तो जगह सिलेक्ट की जा सकती थी कि दिल्ली ही क्यों चुना गया। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो अगर हम यहां से बात करते हैं दिल्ली की, देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही क्यों निर्माण कराया गया, तो इसके पीछे का एक लॉजिक था। अब लॉजिक इसलिए था कि जब हम बात करते हैं 1912 की, 1912 तक हमारी राजधानी जो थी वो कोलकाता थी। जब 1912 में कोलकाता से दिल्ली हमारी राजधानी शिफ्ट की गई तो उस समय ये बात हुई कि जब राजधानी हमारी शिफ्ट की जा रही है, पहले जैसे कोलकाता में लोग रहते थे और कोलकाता में जो आपकी साइंस सिटी बर्किंघम पैलेस बना हुआ है तो उसकी अगर बात करें तो जो वायसराय होते थे वो वहां रहते थे। लेकिन जब राजधानी 1912 में यहां शिफ्ट कर दी गई कि 1912 में आप दिल्ली भारत की राजधानी बना दी गई थी। जब दिल्ली भारत में राजधानी बनाई गई तो ये हुआ कि जो वायसराय हैं वो दिल्ली में शिफ्ट होंगे, दिल्ली में रहेंगे। तो जब रहने की बात हुई तो रहेंगे कहां? तो उस समय वहां पे ये एक जगह थी, इस जगह पे ये एक पहाड़ी के रूप में जगह थी और यहाँ पे जब निर्माण हुआ तो इसे 1914 का टारगेट रखा गया था कि 1914 तक ही ये जो है वायसराय हाउस, क्योंकि जो आपका कोलकाता था उससे भी वहां भी वायसराय हाउस के नाम से फेमस था। और यहां भी ये हुआ कि 1914 तक, 1912 में डिक्लेयर हुआ कि 1914 में वायसराय हाउस 3 से 4 वर्षों में बना के कंप्लीट किया जाएगा। और 1914 से ही जो भारत के वायसराय होंगे इंग्लैंड के द्वारा जो नियुक्त किए जा रहे थे, तो भारत का जो वायसराय होगा वो आपके वायसराय हाउस में रहेगा। लेकिन 1914 में ही आपके प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण इसका निर्माण रोक दिया जाता है और पूरी तरीके से ये 1914 में नहीं बन पाता है। तब उस समय जब विश्व युद्ध हमारा चल रहा था, उसके बाद जब विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ, तो विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद 23 जनवरी 1931 की अगर हम बात करें, क्योंकि 1914 में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो 1914 में इसका निर्माण नहीं हो पाया। 4 वर्षों का एक टारगेट निर्धारित किया गया था और 4 वर्षों में इसका निर्माण नहीं हो पाया। फिर लगभग 19 वर्षों बाद, तो 19 वर्षों के बाद इसका निर्माण हुआ। ये देखिए 1931। अब यहां 1931 की बात करें तो 23 जनवरी 1931 की बात करते हैं। आपको याद होगा, अगर 23 जनवरी आपको फेमस याद होगी तो 23 जनवरी को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को उस समय तो जन्मदिवस मनाया जाता था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मनाया जाता था, क्योंकि ये जब भारत की सरकार, जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था तब ये सब चीजें पूरी तरीके से सत्ता में जब
सरकार बनी तो उसके बाद ये सब बहुत बड़े लेवल में फेस्टिवल मनाया जाने लगा कि इनका बर्थडे। अब तो पराक्रम दिवस के रूप में जब से भारत में जो है एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से जो है पराक्रम दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में घोषणा की थी, तो इनका जो जन्म दिवस है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात हुई आपकी 1931 में, और 1931 में ही इसे वायसराय हाउस दिया गया था। इसका नाम राष्ट्रपति भवन बाद में हुआ, वायसराय हाउस हुआ था। और वायसराय हाउस में लगभग 300 परिवार रहते थे। जो आपका राष्ट्रपति भवन है उसमें आपके उस समय 23 जनवरी 1931 को वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, जहां पे लगभग 300 परिवार रहते थे। और 300 परिवार रहते थे मतलब एक बहुत बड़ी जगह, क्योंकि जब एक परिवार को रहने के लिए काफी पर्याप्त जगह चाहिए होती है, तो 300 परिवारों के लिए तो लगभग अगर आपसे कोई पूछता है राष्ट्रपति भवन तो वो आपके 4000 एकड़ में बना हुआ है। 4000 एकड़ कहां बना हुआ है? अरावली पर्वत श्रृंखला का, जिसे दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। अब यहां बात होती है 300 परिवार रहते थे, लेकिन इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय लगभग सरकार के द्वारा इस जगह का जो परिवार रहते थे इसका अधिग्रहण कर लिया गया, और उसी समय से इसका नाम राष्ट्रपति भवन दिया गया। राष्ट्रपति भवन से पूर्व इसका नाम रायसीना हिल्स तभी रखा गया था कि जो रायसीना हिल्स है सबसे सर्वोच्च जगह है। भारत सरकार के, आपके भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, वो यहाँ पे रहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें इंडिया गेट की, अगर इंडिया गेट से बात करते हैं, ये आपका इंडिया गेट है। यदि कोई दिल्ली आपका गया होगा तो इंडिया गेट से कुछ इस तरीके से ढालनुमा आकृति पे यहाँ आपका ये राष्ट्रपति भवन है, और इंडिया गेट पे इस तरीके से आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये आपका इंडिया गेट है और यहाँ आपका राष्ट्रपति भवन है। तो जब राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं, यहाँ आपका नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है, तो ये यहाँ से ढालनुमा है, मतलब इस तरीके से बना हुआ है। जब इंडिया गेट से आप जाएंगे तो यहाँ से यहाँ आने के लिए देखिए ये ढालनुमा आकृति है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये रायसीना हिल्स है, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं पहाड़ी पे हमें ऊपर चढ़ना होता है। उसी प्रकार से जो रायसीना हिल्स आपकी है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो आपके दिल्ली में ऊंचाई पे स्थित है। और एक चीज याद रखिएगा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में बारिश की मात्रा कम होती है। जब बारिश कम होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ऊंचाई है, तो इसलिए जो आपके मानसून जाता है तो मानसून यहाँ पे ऊंचाई ना होने के कारण पर्वतों से टकरा नहीं पाता। और यही कारण है अरावली पर्वत होने के कारण जो दिल्ली और राजस्थान में बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। राजस्थान में सबसे कम होती है, जबकि दिल्ली में कुछ कुछ बारिश हो जाती है। तो इन दो जगहों पे बारिश की मात्रा कम होती है। अब देखिए यहां से बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान की बात करने से पहले सबसे पहले मैंने दिल्ली की आपको बात की। अब पहले आपको इसका विस्तार मैंने आपको बताया दिल्ली से गुजरात के बीच में, जिसमें कुछ भाग इसका हरियाणा में है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां सबसे अंतिम अवस्था में है। तो गुजरात की अगर बात करें तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है। गुजरात में जो इसका विस्तार हुआ था वो आपका यहाँ पे एक जगह है गिर जगह है। इसके अलावा कच्छ का रण, दो जगह ये आपकी हैं जहां पे इसका विस्तार है, और ये दोनों ही जगह फेमस हैं। जब मैं आपको वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य केंद्र पढ़ाऊंगा तो उसमें इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये चीज उस समय इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। गिर किस लिए फेमस है? तो सफेद हाथी के लिए। गिर नेशनल उद्यान भी है आपका, जबकि कच्छ का रण भी बहुत फेमस है इसलिए। और इसके अलावा बात करें गुजरात में जो इसका विस्तार है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब इन दो जगहों पे सबसे ज्यादा विस्तार है, सबसे अंतिम अवस्था में यहाँ विस्तार है। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो इसका विस्तार है सबसे ज्यादा है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार। और इसके अलावा मैंने आपको दिल्ली बताया था, दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स का जो निर्माण कराया था वो आपके एडविन लुटियंस, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो ये चीज माइंड में आ जाती है। तो एडविन लुटियंस याद रखिएगा, जो दिल्ली के रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन है उसका जो निर्माण किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, और जब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में तो राजस्थान में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि मध्य भाग, दक्षिण भाग और उत्तर भाग, क्योंकि तीन भागों में इसका विस्तार है, तो इसलिए हम तीन भागों के रूप में इसका विस्तार पढ़ेंगे। सर्वाधिक विस्तार जो है आपका वो राजस्थान में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भाग,
उत्तरी भाग, आपका मध्य भाग और दक्षिणी भाग। अगर मध्य भाग की बात करते हैं, सबसे पहले उत्तरी भाग और मध्य भाग, फिर दक्षिण भाग। देखिए दक्षिण भाग में विस्तार सबसे ज्यादा है। अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो ये विस्तार सर्वाधिक है। अब बात करते हैं मध्य भाग की। सबसे ज्यादा विस्तार आपका दक्षिणी भाग में है। यहां बात करते हैं आपके मध्य भाग की, तो मध्य भाग में जो इसका विस्तार है वो हमारा है आपका मेरवाड़ा की पहाड़ी। अब मेरवाड़ा की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए यहां पे पर्वत बहुत पाए जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पे आपका अजमेर शहर बसा है। अजमेर शहर आपका इसी पे बसा है। जबकि इसके अलावा देखिए ये मध्य भाग है, ये दक्षिण भाग है और ये आपका उत्तरी भाग है। जब उत्तरी भाग की यहां हम बात करते हैं, देखिए ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये पहाड़ी, इस पहाड़ी इंपॉर्टेंट होने की वजह ये है क्योंकि इस पे आपका अजमेर शहर बसा हुआ है। जबकि आपके उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में आपके देवगिरी की पहाड़ी। अब देवगिरी की पहाड़ी क्यों है? अब देवगिरी की पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपका जो राजस्थान के पर्यटन का एक स्थल है, दौसा का किला। दौसा का किला आपका यहीं पे स्थित है। कहां पे? उत्तरी भाग है राजस्थान का, जो उत्तरी विस्तार है उसमें आपकी देवगिरी की पहाड़ियां हैं, जिसपे आपके दौसा का किला है। और ये आपका पर्यटन के, जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन के केंद्र है, उसमें आपका प्रमुख रूप से ये भी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दक्षिण भाग की बात करते हैं। तो दक्षिण भाग की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले बात, क्योंकि ये पहाड़ियां आपके बीच शहर में बसी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे जो बस्ती है, मतलब शहर के बीचों बीच में यहाँ पे देखिए शहर बसे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दक्षिणी भाग की, तो दक्षिण भाग में इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक है। हम बात करते हैं दक्षिण भाग की। दक्षिण भाग, देखिए दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। यहां दिखेगा ना सभी लोगों को, ये दो भागों में पढ़ेंगे। क्यों दो भागों में पढ़ने का रीजन है, एक तो आपका देखिए ये सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचा और सबसे निम्न। निम्न का मतलब, निम्न से है मतलब सबसे नीचा। अगर हम यहां बात करते हैं, देखिए यहां पर्वत की बात करते हैं, तो यहां आपके जो पर्वतों का प्रमुख रूप से दक्षिण भाग पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हैं वो राजस्थान के जो प्रमुख रूप के जो पर्वत है वो दक्षिण भाग में आपके पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो सबसे ऊंचा भाग है, यहाँ आपका गुरशिखर, गुरशिखर पर्वत है। गुरशिखर पर्वत पाया जाता है राजस्थान के दक्षिण भाग में, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। और अगर ये बात करें, ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अगर हम सबसे निम्न भाग की बात करें तो निम्न भाग में आपकी जो पर्वत है वो है भिराज पर्वत। और भिराज पर्वत की कितनी ऊंचाई है? तो लगभग 792 मीटर। ये आपकी सबसे छोटी जो है, या सबसे नीची या सबसे निम्न लेवल की जो है वो आपकी पर्वत है। कौन सी है? भिराज। अब देखिए यहां बात करते हैं, ये सबसे ऊंचा है ये, और ये आपका सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, मतलब सबसे छोटा पर्वत है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अब देखिए यहां पे ही आपका कुछ बहुत फेमस जगह है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भाग में ही आपका आबू पर्वत है। आबू ये पर्वत भी है, इसके अलावा आपका पठार भी है। अगर यहां से बात करते हैं, आबू पर्वत आपका पठार भी है और पर्वत है। क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि आपका माउंट आबू जो है वो आपके राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। और ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी जगह है जो राजस्थान का सबसे ठंडी जगह है, सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहां अगर बात करें, यहां रात का जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है, तो इसलिए, और ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में से भी एक है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो बात करते हैं दिलवाड़ा की। दिलवाड़ा की क्यों बात करते हैं? दिलवाड़ा की बात इसलिए हो जाती है, दक्षिण भाग की बात हो रही है, अब हम लोग बात कर रहे हैं दिलवाड़ा की।
देखिए दिलवाड़ा आपका फेमस बहुत पूर्व से है, क्यों? क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला बाद में जोड़ा गया है कि ये पर्वत श्रृंखला इसलिए है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बहुत पर्वत पाए जाते हैं। और अगर दिलवाड़ा की हम बात करें तो यहीं पे आपका जो मंदिर है, यहाँ एक बहुत फेमस आपका मंदिर बनाया गया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपको याद होगा। मंदिर की अगर हम बात करें कौन सा है? जैन मंदिर है, जैन मंदिर। ये सबसे फेमस जगह है, इसलिए जब भी हमेशा परीक्षा में आता है या कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं तो जब भी दिलवाड़ा का नाम आता है तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे फेमस जगहों में से आता है। तो ये आपकी दिलवाड़ा। अब बात करते हैं हम दिलवाड़ा की। दिलवाड़ा आपका जैन मंदिर होने की वजह से फेमस है, जबकि दिलवाड़ा की जो हाइट है, यहाँ जो ये पर्वत है इसकी 1442 मीटर हाइट है, 1442 मीटर हाइट है। और ये देखिए मैंने आपको बताया यहाँ आपकी गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची है। और इसके अलावा बात करें तो सबसे अगर छोटा पर्वत है तो आपका भैराज है, भैराज पर्वत है। उसके अलावा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि दिलवाड़ा एक पहाड़ी है जिसकी हाइट 1442 मीटर है। ये सबसे नवीनतम जोड़ा गया था। क्यों? पहले क्योंकि दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से फेमस था, लेकिन पर्वत के नाम से फेमस कम था। इससे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जोड़ा गया है। सबसे अपडेटेड चीज ये है कि ये 1442 मीटर की जो इसकी हाइट है ये अभी सबसे नवीनतम आंकड़ों में से एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रीट का एग्जाम देने जाते हैं तो रीट के एग्जाम में ये याद रखिएगा, राजस्थान के से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपका है या इसके अलावा आपका राजस्थान आयोग का भी कोई एग्जाम हो रहा है तो ये याद रखिएगा दिलवाड़ा सबसे नवीनतम आंकड़े हैं और ये अभी हाल ही में वहां जोड़ा गया है। जो पर्वत हैं, पर्वतों के श्रृंखला में इसे हाल ही में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं जैन मंदिर की। तो जैन मंदिर किसने निर्माण कराया था? तो वस्तुपाल और तेजपाल। ये कौन थे? ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित थे। चालुक्य वंश के दो शासक थे, वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने जैन मंदिर का निर्माण कराया था। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है तो ये चीज आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से है, ये याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं दिलवाड़ा सबसे नवीनतम जोड़ा गया है राजस्थान के संबंध में। अरावली पर्वत में दिलवाड़ा एक जगह थी, लेकिन दिलवाड़ा पर्वत के रूप में जो आपका दिलवाड़ा है ये आपका रिसेंटली जोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे आपकी मध्य भारत की, क्योंकि जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अब हम लोग मध्य भारत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला स्टार्ट हुई है। इसके बाद जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपना मध्य भारत में तो आपके विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया रायसीना हिल्स के बारे में, जो बेसिक आंकड़े थे, बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग लगभग मध्य भारत की पूरी पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे और वहीं से हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। और उसके बाद जब नीचे हम लोग दक्षिण की ओर उतरेंगे नीचे, तब दक्षिण की पहाड़ियां पढ़ेंगे। तो जब भी पहाड़ियां हमारी टॉपिक जो है फिनिश होगा उसके बाद हम चीजें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, स्पेशली उन लोगों को जो आपके यूपी की तैयारी कर रहे हैं। यूपी की तैयारी इसलिए क्योंकि जब पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए। और साथ ही साथ आपके जो भी एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें इस टॉपिक से आपके अधिकतम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि दो ही पर्वत श्रृंखला हमारी जो प्रमुख रूप से फेमस है भारत में। जो अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है, जिसे मैंने विस्तार पूर्वक लगभग 3 टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कि 3 वीडियोस में पूरी पर्वत श्रृंखला कैसे आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। मैंने अपनी तरीके से कोशिश की आपको आसान भाषा में समझाने की। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें, जिसका सोल्यूशन मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।